प्रेमचंद को साहित्यिक श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हाउस होल्ड, प्रेमचंद से बड़ा कोई हाउस होल्ड नेम साहित्य में या तो तुलसीदास हैं या तो प्रेमचंद हैं। तमाम दावों के और तमाम प्रतिदावों के बावजूद प्रेमचंद को हाल के दिनों में यह भी है कि उनकी आलोचना में भी तमाम बातें सामने आई और प्रेमचंद को कि कोई दलित विरोधी घोषित करने की कोशिश कर रहा है, कोई ब्राह्मण विरोधी घोषित कर रहा है, कोई तमाम किस्म के। लेकिन चर्चा पाने के लिए आज भी प्रेमचंद के नाम की बैसाखी मतलब कितनी जरूरी है, कितनी अपरिहार्य है, ये कहने की जरूरत नहीं। आज प्रेमचंद के निधन के 87 साल बाद, लगभग 87 साल, 1936 में निधन हो गया था। 87 साल बाद भी अगर हम प्रेमचंद पर चर्चा करने बैठे हैं तो यही उस लेखक की कामयाबी, उस लेखक की सफलता है। और आज की तारीख में भी कि तमाम लोग कहते हैं कि साहित्य के प्रति नई पीढ़ी का या लोगों का रुझान कम हुआ है या लोग कम पढ़ते हैं, कि इस दौर में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ा जा रहा है तो वो है प्रेमचंद, ये कोई शक की बात नहीं है। और प्रेमचंद का साहित्य मतलब आप देखिए कि हिंदी का ये बड़ा सौभाग्य रहा है। मतलब आप लोगों को मैं बताने वाली स्थिति में नहीं, मैं खाली बस कि एक चर्चा मैं कर रहा हूँ कि आप लोग खुद विद्वान लोग हैं कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मतलब लोग जिसको कहते हैं कि अपनी बात रखने वाली बात है कि प्रेमचंद गद्य के हिंदी जो कहानियों के दौर में, जो शुरुआती दौर में जो कहानियाँ, हिंदी कहानी यहाँ से शुरू होती है, तो कमोबेश जो है कि प्रेमचंद को शुरुआती दौर का ही लेखक मान सकते हैं कि उस दौर में गद्य शुरू हुआ था और भारतेंदु जी ने लिखना शुरू किया था। लेकिन जो प्रौढ़ कहानियों का दौर एक तरह बिल्कुल देखें तो गुलाई वाला, ये वाला जो भी है इतिहास अलग है हिंदी साहित्य का कि किसको पहले कहानी मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। लेकिन असल में देखें व्यवहारिक रूप से तो हिंदी में कहानियों का दौर जो है प्रेमचंद से ही शुरू हुआ। इस मौके पर कि कल उनकी जयंती है तो इस मौके पर आप सब कीमती समय निकाल कर आए हैं। मैं अमर उजाला की ओर से आप सभी का बहुत ही हृदय से कि स्वागत करता हूं कि आप सब प्रेमचंद को साहित्यिक श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। कि प्रेमचंद 80 साल लगभग हो गए हैं, वो हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। वो क्यों प्रासंगिक है? उसका प्रेमचंद की ताकत क्या है? अगर हम इस विषय पर सोचें तो प्रेमचंद हिंदी उर्दू के, न केवल हिंदी उर्दू के बल्कि हिंदुस्तान के बड़े साहित्यकार हैं, बड़े अदीब हैं। लेकिन बड़ा अदीब क्यों होता है? बड़ा अदीब कैसे बनता है? क्या वो जनता से जुड़ रहा है? क्या वो आम आदमी से जुड़ रहा है? क्या वो जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके सवालों को रख रहा है? अगर वो उस दर्द को महसूस नहीं करता, उनके सवालों को नहीं रखता, उनकी संवेदनाओं को हमारे सामने नहीं लाता, तो कोई साहित्यकार इतनी दूर तक नहीं चलता है, बल्कि वो खत्म हो जाता। प्रेमचंद ने की ताकत यही है कि उन्होंने जो भारतीय शोषित और पीड़ित थे, और पीड़ित भी किससे? धर्म से, राजनीति से, जातिवाद से, ब्रिटिश सरकार से, अंधविश्वासों से, तो प्रेमचंद ने उस सबसे मुक्ति की बात कही। क्या वो सवाल आज नहीं है? जिन सवालों के घेरे में या जिन आर्थिक समस्याओं को प्रेमचंद किसानों की दिखला रहे थे, वो समस्याएं आज नहीं है। आज भी किसानों पर जीप चढ़ा दी जाती है। आज भी किसानों की जमीन अधिग्रहण कर
अमीर लोगों के लिए, खाते पीते लोगों के लिए बर्बाद गांव कर दिए जाते हैं। और फिर जब जमीन अधिग्रहण की जाती है तो बाद में ये नहीं देखा जाता कि उनका जीवन यापन कैसे होगा। कहीं ना कहीं धर्म के आज भी हम शिकार हो रहे हैं। आज भी स्त्री का अपमान हो रहा है, उसको सम्मान, यह अजीब विडंबना है। हमारे देश में एक तरफ तो हम नारी शक्ति के रूप में स्त्री की पूजा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ हम स्त्री का अपमान भी करते हैं। हम अभी देख सकते हैं कितनी स्त्रियों के साथ बलात्कार। ये कहीं ना कहीं राजनीति का भी हिस्सा होता है। इसमें राजनीतिक स्वार्थ होते हैं। वो जो ब्रिटिश सरकार के यहाँ थे या वो थे, क्या वो सवाल आज भी नहीं है? अपनी सत्ता को पाने के लिए हम किस तरह से जातियों का, धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमें प्रेमचंद सिखला। प्रेमचंद की खूबी ये है जो औरों से उनको बहुत ऊपर स्थापित करती है कि वो अपने समय के मुद्दों से भी सीधे टकरा रहे हैं, लेकिन उनको मानवीय वृत्तियों के रूप में वो उस यथार्थ को देखना चाहते हैं। आज ये चीज गायब हो रही है, साहित्यिक आलोचना से भी गायब हो रही है, हमारे समाज से भी गायब हो रही है कि हम चीजों को बहुत ऊपर ऊपर से देखना चाहते हैं, गहरे उतर करके उसका विश्लेषण करने की क्षमता हमारी धीरे धीरे से चुकती चली जा रही है। ये ठीक है कि प्रेमचंद आज भी सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं। मैं 10 वर्ष तक संपादन, वर्तमान साहित्य के संपादन से जुड़ा रहा, साहित्य का अध्यापक भी हूँ और सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ। और मेरा अनुभव ये है कि जब लोग कहते हैं कि हमें कुछ पढ़ने के लिए दीजिए, तो अकेले प्रेमचंद हैं जिनके बारे में वो कहते हैं कि इनका कुछ और दीजिए। वो पढ़ते हैं, पढ़ करके वापस कर देते हैं, हाँ अच्छा था, लेकिन प्रेमचंद के लिए कहते हैं कि और दीजिए, प्रेमचंद को कुछ और दीजिए पढ़ने के लिए। जो साहित्य मैंने पढ़ा, कहानियाँ और चीज़ें वो डूबने वाली हैं कि जब आदमी पढ़ता है तो वो खो जाता है कि वो सोचने लगता है कि मैं वही पात्र हूँ, अपने को वो उसी में रख के उस कहानी को पढ़ता है। और बड़ा अच्छा साहित्य है और मुझे जब भी पढ़ती हूँ बहुत अच्छा लगता है। प्रेमचंद एक तरह से हिंदी कथा साहित्य के उन्नायक ही नहीं है, वो स्थापक है। प्रेमचंद से पूर्व का जो हमारा कथा युग था उसमें तमाम तिलस्म की साहित्य, जो देवकीनंद खत्री और चंद्रकांता संतति को पढ़ करके हिंदी का ये उपकार तो हुआ कि लोग हिंदी जाने, हिंदी सीखे, और उसमें साहित्य के माध्यम से क्या क्या संप्रेषित हो सकता है, क्या विचार उसमें संप्रेषित हो सकते हैं, क्या समाज उसमें संप्रेषित हो सकता है, इसका सारा जिम्मा प्रेमचंद के ऊपर, इससे पहले ये नहीं। तो इस नाते भी प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य को कहीं विश्व साहित्य के पटल पर रखने के लिए भी बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम प्रेमचंद ने किया। अब प्रेमचंद के ऊपर निश्चित रूप से वो कालजयी रचनाकार हैं। आज 100 साल हो गए, यही साबित कर रहा है कि उन पर चर्चा हो रही है, पूरी शिद्दत के साथ चर्चा कर रहे हैं लोग, और गंभीरता से उनके साथ उनके साहित्य पर पाठ, उसका पुनर्पाठ, पुनर्भाष्य, ये सब जारी है। यही उनकी बहुत बड़ी रचनाकार होने का सबूत है। एक दो बातें मुझे लगती हैं, एक तो मैं पर्सनल बात कहूँ तो मैं उस दौर में आ गया हूँ कि 8 साल रिटायर हो गए, तो न चाहते हुए भी कितना ही साहित्य के संस्कार सही, परिवार पंडित के हैं तो भैया अब थोड़ा अध्यात्म भी थोड़ा सा पढ़ो, वो भी ठीक है। अब मुझे कोई अगर जेल में डाल दे और मुझे कहे कि तुम, मैं इतना उपकार तो करूँगा, जैसे
शाहजहां ने किया था कि खाने के लिए चना औरंगजेब तो चना ले लो, और बच्चों को पढ़ाने के लिए मांगा था उन्होंने। तो ऐसे ही मैं भी मांगूंगा कि मुझे अगर कोई 2 रचनाएं दे सकते हो, 2 सिर्फ, तो एक रचना रामचरितमानस और दूसरा प्रेमचंद का गोदान। ठीक है कि प्रेमचंद ने शुरुआत में आदर्शवादी रुझान की कहानियाँ लिखी, और उनके जो शुरुआती साहित्य है उसमें एक बनावटी फार्मूला आता है। ये भी सही है कि उस शुरुआती दौर में उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि जो जिस हिंदी की बात वो करते हैं, जो उर्दू और हिंदी का मिला जुला रूप यानी हिंदुस्तानी है, उसकी बात करते हैं, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और जनमानस में एक हिंदी के प्रति रुचि रखने वाला एक पूरा वर्ग विकसित किया। ये उनकी बहुत बड़ी शुरुआती दौर की, लेकिन एक रचनाकार होने के साथ साथ वो एक समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति भी थे, और जो यहाँ का राजनीतिक माहौल था या जो सामाजिक परिवेश था, इन सब पर भी उनकी पैनी नजर थी। प्रेमचंद को हमने अब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से पढ़ना स्टार्ट किया है हिंदी में, और अब भी वो पढ़ाते जा रही है। उनकी प्रासंगिकता ये है कि जैसे एक राइटर को पढ़ाया जाता है, लेकिन हर क्लास में कहीं ना कहीं उनकी रचना कोई ना कोई लगी होती है। अब प्रेमचंद का एक तो ये है कि उनकी भाषा ऐसी है आपने कि क्या प्रेमचंद पर आपने अपने कोर्स में क्या पढ़ा? मैंने उनका गोदान उपन्यास पढ़ा है, जो कि हमारे अभी अच्छा, में लगा था। ठीक है, तो गोदान उपन्यास में आपने क्या पाया, किस तरीके से? गोदान में एक तो जो है कि उसमें जो गोबर है वो युवा जनरेशन का ही प्रतिनिधि है, जो कि अभी जो सामंतवादी व्यवस्था से है जो निकल रहा है, और उसमें प्रेमचंद एक भावी पीढ़ी को देखते हैं जो कि कैसे होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंत में जाके एक पथभ्रष्टि हो जाता है देखा जाए तो। और उसमें गोबर जो क्रांतिकारी का एक नारा देता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन खुद उस चीज़ को नहीं कर पाता। और तब सामंतवादी व्यवस्था थी, अब पूंजीवादी व्यवस्था है, जो कि व्यवस्था बदल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में जोश तो आता है, लेकिन उसको वो लोग उस तरीके से कर नहीं पाते जैसा वो चाहते हैं। तो उनके लिए एक पथ प्रदर्शक होना चाहिए, जो कि प्रेमचंद करते हैं। और प्रेमचंद की कहानियां पूस की रात और गोदान इन कहानियों को पढ़कर एक दृष्टि जो युवाओं को दिखाई देती है वो ये है कि प्रेमचंद एक तो रोजगार की जो बात है, इस समय बेरोजगारी, ये भी आज के समय में बहुत बड़ी समस्या उभर कर आती है कि जो पूस की रात है वो ना तो कृषि में, आज की समस्या भी यही है कि आज ना तो कृषि में युवा को रोजगार मिल रहा है, ना बाहरी क्षेत्र में ही। तो पूस की रात का वो जो दृश्य है वो भी यही कहता है कि कृषि नहीं तो फिर मजदूरी की तरफ वह आगे बढ़ता है। दूसरा जो गोबर है, गोबर का जो रूप हमें जो वहां गोदान में दिखाई देता है, वो गोबर का चरित्र पलायन वृत्ति है उसकी। कि उर्दू की हालत क्या होगा। क्या प्रेमचंद ने 100 साल पहले ये जान लिया था कि उर्दू की वो स्थिति हो जाएगी, पाठक नहीं मिलेगा, इसलिए हिंदी में आए थे? क्या थे? मैं बहुत सोचता हूँ। बाजार हुस्न का भी उन्होंने हिंदी में रूपांतर किया, और गोदान बताते हैं, बल्कि रंगभूमि शायद पहला हिंदी में लिखा था उन्होंने, तो वो हिंदी में आना शुरू कर दिया था उन्होंने। और आज हिंदी के और उर्दू में भी कोई तोड़ नहीं है प्रेमचंद जी का। जैसा कि मैं पढ़ता हूँ, लोग बताते हैं, अब भी प्रेमचंद जी पर काम हो रहा है, और नए एंगल से उन पर बातचीत कर रहे हैं लोग, आलोचक लोग, उर्दू के, हिंदी में भी बहुत काम हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि प्रेमचंद की जो कहानियाँ सिलेबस में भी रही, वो शायद प्रेमचंद की सबसे कहानियाँ जो थी, अधिकांश वही कहानियाँ हैं। मानसरोवर से ली गई कहानियाँ अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनके नाम भी मैं अगर हार की जीत कहूँ तो हमें सुदर्शन याद आ जाएंगे, लेकिन प्रेमचंद ने भी एक शीर्षक पे कहानी लिखी,
बहुत कहानियां उसमें ऐसी हैं, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं जो आज जो लिखी जा रही है कहानियां, आज भी बहुत अलग कहानी का रूप बदला है, नई कहानी के बाद अब जो लिखा जा रहा है वो भी। लेकिन प्रेमचंद आज भी सर्वाधिक पाठक अगर कहीं मिलेंगे तो वो प्रेमचंद के ही मिलते हैं। वो लोग जिनका सिलेबस से या कोई मतलब नहीं है, बल्कि बच्चों की किताबें लेके भी उनके गार्जियंस भी पढ़ लेते हैं कहानियाँ। तो प्रेमचंद की ये जो है, इसके पीछे जो जैसे बिटिया ने कहा ना कि वो भाषा उनकी, उस भाषा पर ऐतराज उन दोनों चल रहा था जो भाषा प्रेमचंद ला रहे थे। साहित्यिक भाषा नहीं है ये। महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया गया है, महिलाओं का दर्द, आदर और बाकायदा जैसे निर्मला कहानी है, विवाह कहानी में वो जो हामिद है वो अपनी दादी का दर्द समझता है, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। मिठाइयों को नहीं खरीदा और न उनको खिलौनों को खरीदा, लेकिन उसका मन तो थोड़ा सा किया था, लेकिन उसे अपनी दादी का दर्द याद रहा। उसके बाद उनके कहानियों में जानवरों को प्रेम करना बहुत सिखाया है, क्योंकि पूस की एक रात जिसमें वो उसमें कुत्ता जाता है उनके साथ, अपने स्वामी के साथ, और किस तरह से जाड़े में वो रात काटता है। और जो उसकी बीवी है मजदूर की मुन्नी, जो बाकी के पैसे लेने आता है जमींदार, तो अपने कम्बलों के पैसे भी उसे दे देती है। तो कैसे पूस की रात काटोगे आप जाड़े में, तो वो कम्बल के पैसे दे देते, लेकिन बिना कम्बल के वो जाता है और खेत की रखवाली के लिए। इसमें भी एक स्त्री का वो है, उसके समर्पण है, वो परेशानी समझती है। देखा जाए तो +2 लेवल पर जहां कहानी क्यों पढ़ाई जा रही है, प्रेमचंद को समझने के लिए कहानी नहीं पढ़ाई जा रही, वहां भाषा को समझने के लिए कहानी पढ़ाई जा रही है। भाषा, कहानी एक माध्यम है भाषा को समझाने का। और 20-25 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं अलग अलग उस पर, इन दोनों सिलेबस भी चेंज होते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन प्रेमचंद की कोई कहानी ऐसी नहीं होगी, इसका आप 2 वाक्य पढ़ लीजिए, तीसरे वाक्य में आपको मुहावरा न मिल जाए। अगर, और मैं बच्चों से कहता हूं, और ये होता भी है, आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लीजिए CBSE का 10th का या 12th का, आपको सारे के सारे मुहावरे उन्हीं कहानियों में से दे दिए जाते हैं जो कहानी आपने पढ़ी होती है। तो भाषाई स्तर पर प्रेमचंद की जो स्वीकार्यता है वो गजब की है। और प्रेमचंद जो है अपने भाषा और ऐसा लगता है कि मतलब ये नहीं लगता कि उसको जानबूझकर रखा गया है, वो सहज भी है और लगता है कि उस वाक्य की और उस कहानी की आवश्यकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।